हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज से हम शुरू करेंगे हमारा जो ये मेंस का हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में जो लगता है, तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। मतलब पूरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ कंप्लीट करते हुए जाएंगे। अभी तक यूट्यूब में ऐसी क्लास हुई नहीं है, तो मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर होता है, तो वो होता है, 2 पेपर होते हैं उसके। तो पहला पेपर होता है 1, दूसरा पेपर होता है 2। तो जैसे पहले पेपर के भी होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो आज हम खंड 1, मतलब पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो इसके कितने जितने भी पॉइंट होंगे, तो हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे। मान लो इसमें हमारे पास टोटल पॉइंट है 11 पॉइंट है, ठीक? तो 11 पॉइंट इसमें है, तो हम जो पहली वीडियो है, तो आज की जो वीडियो होगी, तो उसमें हम पहले ये अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक वाला ये रूप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। आज हमारा ये और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आने वाली वीडियो में हम इसका तीसरा और चौथा, तो मतलब मान के चलिए ये हमारा कितना है, 11 पॉइंट है। तो लगभग हमारा ये खंड 1 हम इसको कंप्लीट कर लेंगे 5 वीडियो में। तो 5 वीडियो में ये खंड 1 हो जाएगा, मतलब पेपर 1 का है ये। पेपर 1 का खंड 1 का ये 5 वीडियो में होगा। उसके बाद फिर हम इसका जो खंड 2 होगा, तो खंड 2 का उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसमें भी लगभग 5 से 6 वीडियो हो जाएगा। तो लगभग 10 वीडियो में तो ये हमारा हो जाएगा ये हिंदी ऑप्शनल का पेपर 1, जो 250 नंबर का होता है, पेपर 1, सॉरी 250 300। उसके बाद फिर हम पेपर 2 के लिए भी इसमें कम से कम 10 से 15 वीडियो में पेपर 2 कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी आपको ऑप्शनल के बारे में सारा चीज़ मालूम होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है। तो खंड 1 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और बाकी खंड 2 में जो 96 नंबर के क्वेश्चन से करने होते हैं। इतना तो आप बाकी यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो हम सीधे फोकस करते हैं आगे पढ़ाई में। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें अभी ये है पहला अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त स्वरूप, इसको और इसको देखते हैं, ठीक है? बाकी सब छोड़ देंगे, बाकी सब हम बाद में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये खंड 1, तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ देख लें कि जो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। मतलब पहले जब क्वेश्चन हमको पता रहेगा, तो हम आराम से देख सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें जो इसमें दिक्कत होगी, तो उसको हम देखेंगे। हाँ, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर ये नोट्स होगी, काफ़ी होगी। तो देखो यार, मतलब मैं समझा दूंगा आप लोगों को, आप लोग इसे समझ लेना और इस नोट्स को देख लेना। ये आपका एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा आपको काम देगा। मतलब सीधे उठाएंगे, याद करेंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। बस इसके लिए मार्केट में भी और भी कोचिंग है, उनकी थोड़ा नोट्स मिलती है। तो आप थोड़ा डीपली नॉलेज चाहते हैं कि मतलब डीपली नॉलेज आ जाए हमारे पास, या फिर आपने वो सारी चीज़ें ली हैं, क्लासेस ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इसको देखेंगे तो भी काम हो जाएगा मेरा। पर आप सीधे डायरेक्ट मेरी वीडियो भी देखेंगे तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। बस आपको थोड़ा और आपको देखना होगा, तो आप किसी की नोट्स लेके देख सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, जैसे हिंदी भाषा, हिंदी के विकास में अपभ्रंश और अवधि का योगदान। मतलब चाहे पहले ये आ जाए, अपभ्रंश का योगदान पूछ ले, या फिर अवधि का योगदान, या यहाँ पास कुछ भी हो सकता है। अपभ्रंश, अवहट्ट आ जाएगा, या फिर यहाँ पास प्रारंभिक हिंदी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। मतलब ऐसे पूछ सकता है, अवहट्ट का सामान्य परिचय लिखिए। तो मैं इसमें आपको पूरा क्वेश्चन ही मैं ऐसे लिख दिया, अपभ्रंश प्रारंभिक, इसमें मतलब किसी का भी, जैसे ये अवहट्ट है तो इसके स्थान पे अपभ्रंश लिख देगा, या फिर प्रारंभिक हिंदी लिख देगा। बाकी सब क्वेश्चन एक ही रहेगा, सेम रहेगा। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अवहट्ट अपभ्रंश की व्याकरणिक संरचनाओं में विशेषता, तो इसमें ऐसी बोला ना कि जैसे प्रारंभिक हिंदी अवहट्ट, तो इसमें व्याकरणिक संरचनाओं का स्वरूप और विशेषताएं बताना है, इसमें समान परिचय बताना है, इसमें योगदान बताना है विकास में। तो मेन चीज ये है, बाकी और इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। क्वेश्चन इसी के द्वारा बनेंगे जो इसमें है रिलेटेड। जैसे इसमें अपभ्रंश और अवहट्ट का पारस्परिक संबंध, तो ये प्रारंभिक हिंदी के साथ भी इसका पूछ सकता है, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का, ये तीनों का संबंध आपस में पूछ सकता है। तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन का मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि क्वेश्चन का आंसर एक ही रहता है, बस उसमें थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन पूछा है उसका ऊपर नीचे हमको देखना पड़ता है। जैसे अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी और अपभ्रंश, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा भी पता रहेगा डिटेलिंग में, तो आप आराम से इस सारे आंसर को लिख सकते हैं। अब जैसे ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, मध्यकाल में ब्रज और अवधि से भी, इससे भी क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी। इसमें भी ब्रज और अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं का निरूपण कीजिए। साहित्यिक में अवधि और ब्रज, मतलब ये 2 लिखाऊं मैं, तो अवधि या पूछ सकता है, या फिर ब्रज, इसके महत्व का आकलन कीजिए। काव्य भाषा के रूप में ब्रज और अवधि की विशेषताएं। क्वेश्चन मतलब एक ही ओर से देखेंगे आप। यूपीएससी के जो ओल्ड पीवाईक्यू हैं उनको उठा के देखेंगे, तो क्वेश्चन मतलब एक एक जैसे मिलेंगे, ऐसा कोई चेंजेस होगा नहीं कि क्वेश्चन कुछ अलग है। तो इसलिए आप थोड़ा सा मतलब पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, फिर 1-2 टॉपिक के, तो आराम से आपको बन जाएगा, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा हम भाषा का इतिहास जान जाते हैं कि भाषा मतलब क्या है, मतलब हिंदी भाषा जो है ये कहाँ से बनी, क्या इतिहास इसका, क्या कैसा रहा। तो पहले उसके बारे में जान जाते हैं। तो जैसे आर्य भाषा की स्थिति जो होती है, तो आर्य भाषा जो है हमारी, जो संस्कृत मान लीजिए, जो संस्कृत है हमारी आर्य भाषा, ऐसा समझिए। तो इसका जो 3 रूप है, पहला हो गया प्राचीन आर्य भाषा जो संस्कृत हो गई, दूसरा हो गया मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा हो गया हमारा आधुनिक आर्य भाषा, जो इस 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। इसमें 2 भाग है, पहला हो गया वैदिक संस्कृत, दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत। जो 2000 से 1000 ईसा पूर्व लगभग वैदिक काल के पीरियड में ये वाली भाषा थी। और ये लौकिक संस्कृति हो गई, जैसे जब था मगध मौर्य, उनका शासनकाल था, तब का ये थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं मध्यकालीन भाषा, जिसमें है पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश, अवहट्ट। अब जैसे
ये देखिए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमारे जो यूपीएससी के सिलेबस में है सिर्फ अपभ्रंश और अवहट्ट के बारे में लिखा है। तो हम इसको नहीं भी देखते तो भी चलता है, पर नोट्सों में देखते हैं कि सब लिखा है, तो उन चीज़ों को पढ़ने से कोई मतलब होगा नहीं, जब क्योंकि पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो मतलब हम क्यों उसको देखें, क्यों टाइम बर्बाद करें, मतलब फालतू में उसमें अपना टाइम दें। इसलिए सीधे फोकस हम इसी से देखेंगे। तो ये दोनों किसके भाग हैं? मध्यकालीन आर्य भाषा के हैं, जो किससे बनी है? संस्कृत से बनी है। मतलब संस्कृत से पहले पाली, फिर प्राकृतक, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, तो जो बनी है, तो इनका ये रहा। उसके बाद आता है आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा में जैसे हम आज की जो हिंदी है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाल, असमिया, सिंधी, मैथिली, ये जो रहती हैं, ये है जैसे आरंभिक, प्राचीन, पुरानी हिंदी, ये हमारे सिलेबस में है। ये पुरानी हिंदी, क्योंकि फिर यहाँ से हिंदी आ गई, आधुनिक हिंदी आ गई। ये भक्तिकाल, रीतिकाल के टाइम की थी, ये आज के टाइम का है जो आधुनिक 1850 से लेकर जो हिंदी चल रही है, तो ये रहा, तो ऐसा हिंदी का रहा। तो इसके अलावा जैसे हम शुरू करते हैं अपभ्रंश अवहट्ट का प्रारंभिक हिंदी व्याकरण अनुप्रस्थ, ये हमारा मेन है। तो जैसे हम इसमें पहले शुरू करते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं को 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के प्रचलित रूप को कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा। ये हमारी है प्रस्तावना, जैसा लिखा है प्रस्तावना, बस वैसे इतना ही याद करना, ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमको वहाँ आंसर लिखने हैं। 7 मिनट में हमको आंसर लिखना, तो हमको जितना कम याद रहेगा और बिल्कुल ठोस याद रहेगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्रस्तावना अपभ्रंश की क्या हो गई? अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के प्रचलित रूप को कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट भाषा। ठीक, तो ऐसे ही अवहट्ट आ गई इसमें। जैसे मैं देखो, मैं ज्यादा नोट्स नहीं बना, इसी में अवहट्ट लिख दिया। इसका भी बस ये अपभ्रंश को हटाऊंगा, ये रहा अवहट्ट मध्यकालीन आर्य भाषाओं का, ये हटाऊंगा। इसका सन क्या है? 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक के प्रचलित रूप को कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट भाषा। तो इसमें बस मेरे को ये चेंज करना, ये हटा देना है और ये हटा देना, तो ये किसकी प्रस्तावना बन जाएगी? अवहट्ट की। बस आप एक चीज और देख सकते हैं, जैसे मध्यकालीन आर्य भाषाओं में आप इसका स्थान बता सकते हो। जैसे पहला क्या था? हमारा पाली था, फिर हमारा क्या था? प्राकृतक था, फिर क्या था? ये हमारा अपभ्रंश था, फिर क्या था? अवहट्ट था। तो जैसे एक आप प्रस्तावना और बना सकते हैं कि अवहट्ट मध्यकालीन आर्य भाषाओं की चौथी भाषा के अंतर्गत है, जिसका काल मतलब समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के प्रचलित रूप को कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट भाषा। सिंपल सी। इसमें अपभ्रंश में ही मध्यकालीन आर्य भाषाओं की कौन सी भाषा होगी? तीसरी भाषा होगी। तो ऐसा आप लिखना चाहें तो ये भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे साहित्यिक स्रोत की बात करें, तो प्रस्तावना हो गई। साहित्यिक स्रोत किसका है? पहले देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो साहित्यिक स्रोत है हमारा क्या हो गया? एक साहित्यिक स्रोत हो गया, एक शिलालेख हो गए। तो साहित्यिक स्रोतों में हम कैसे, कौन कौन से पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट है कालिदास के नाटकों में निम्न वर्ग के पात्र की भाषा। दूसरा क्या है? महापुराण, पाहुड़, दोहा रचनाएं, ये जो हैं इनकी रचनाएं होगी। फिर तीसरा क्या है? सिद्ध साहित्य में सिद्धों के सरहप्पा, जो इनकी रचनाएं सिद्ध साहित्य में सिद्धों की है। और एक है जैन। तो इसमें क्या हो गया? जैन सिद्ध की जो रचनाएं होगी, महापुराण, पाहुड़, दोहा रचनाएं ऐसी होगी। कालिदास के जो नाटक है उसमें जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग के पात्र की जो भाषा है वो कौन सी है? अपभ्रंश है। हाँ, और इसमें क्या है? शिलालेख। तो जो मतलब जो इसका समय है, तो उसी में 10 से 14 ईस्वी के करीब में जो हमको शिलालेख मिले हैं, तो वो भी किसी भाषा के होंगे? अपभ्रंश भाषा के होंगे। और वैसे ही अब साहित्यिक स्रोत, जैसे इसका साहित्यिक, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जैसे इसका साहित्यिक स्रोत है जो अवहट्ट का। अब अवहट्ट के साहित्यिक स्रोत में क्या है? सिर्फ इसकी 2 रचनाएं, ज्यादा इसमें मिला नहीं है। 2 रचनाएं, जैसे संदेश रासक और कीर्ति लता, बाहुबली रासक। जैसे ये पहले में हो गया संदेश रासक, कीर्ति लता, दूसरे में हो गया ये रत्नाकर और बाहुबली रासक। तो ये जो हो गई, ये अवहट्ट के साहित्यिक स्रोत हैं। तो इसमें आपको क्या समझ में? पहला है हमारी जो प्रस्तावना, तो प्रस्तावना आपने इसको लिखेंगे। उसके बाद आएगा साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत अपभ्रंश की देखेंगे, तो फिर उसके बाद ये अपभ्रंश का आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, साहित्यिक स्रोत। फिर इधर अवहट्ट का होगा, तो आप अवहट्ट को देख लेंगे। अब आएगा क्या इसमें? एक जो हमारे अपभ्रंश को लेके एक विवाद बना है, मतलब विवाद में इसका कोई अभी निष्कर्ष नहीं निकला, बस एक विवाद की स्थिति है। जैसे ये विकास प्रक्रिया से जुड़ा एक विवाद है कि जैसे कुछ विद्वान का मानना है कि हमारे जो जैसे भाषा का विकास है वो केवल संस्कृत की परंपरा से हुआ है या फिर विदेशी प्रभाव से। मतलब यानी कि ऐसा समझिए कि जैसे आया है पहले पाली के बाद आया है प्राकृतक के बाद आया है अपभ्रंश। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जैसे संस्कृत है, संस्कृत से एकदम क्रम, जैसे एक लगता है ना क्रम, संस्कृत है, फिर आया है पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एकदम नीचे, एकदम साइड से चलता गया है, नीचे क्रम बाई क्रम। पर कुछ विद्वान मानते हैं, जैसे सुधीर एक है इतिहासकार, वो इतिहासकार क्या मतलब भाषा वैज्ञानिक है, वो ऐसा मानते हैं कि उत्तर पश्चिम भाग में जो गुर्जर, आभीर, जाट, इनका जो ये लोग जो आए वहाँ पास रुक गए, बस गए, और उनके द्वारा जैसे राजपूत, ये जो पूरे कहलाए राजपूत लोगों का क्या था, वहाँ पास राजपूत लोग पूरे रहने लगे, अपना सब चीज़ साम्राज्य बनाया। जब उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया तो अपनी एक भाषा, वो संस्कृत से अच्छे से बोल नहीं पाते थे, ना ही संस्कृत को अच्छे से जान पाते थे, तो उनके पास संस्कृत का इतना ज्ञान नहीं था जितना मतलब ये अपभ्रंश से वो था रिलेटेड, मतलब उनकी भाषा उस हिसाब से थी नहीं।
तो मतलब जो इनके 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 द्वारा जो शब्द प्रयोग में किए गए, राजपूत राजा शासन किए, शासन के बाद वो अपनी शासन शैली में जो शब्द प्रयोग किए गए, तो एक ये पश्चिमी भाग में कुछ भाग ऐसे मानते हैं। तो मैं यानी कि कहने का मतलब है, विवाद जो था, विवाद में ये था कि मतलब कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो प्रक्रिया है एकदम सीधी चली आ रही है, कि मतलब पाली, प्राकृतक, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट्ट, ये सीधा चल रहा है। और कुछ विद्वान मानते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, कि ये सिर्फ पश्चिमी, उत्तर पश्चिम भाग में जो गुर्जर, आभीर, जाट, ये जो राजपूत आए, ये मतलब संस्कृत में ज्यादा थे नहीं अच्छे, इस वजह से इन्होंने जो अपनी भाषा विकसित की, उसी को एक ये अपभ्रंश की एक आ गई थी। तो ऐसा कुछ विवाद था, तो जो आप मतलब देख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे आता है पुरानी प्रारंभिक हिंदी। पुरानी प्रारंभिक हिंदी की अब जो प्रस्तावना है उसको हम देखेंगे। प्रस्तावना, पुरानी हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं की 13वीं से 14वीं शताब्दी में प्रचलित रूप को कहा जाता है। इस भाषिक स्थिति में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप प्रस्तावना लिखते हैं, कोई भी प्रस्तावना हिंदी में, अब हिंदी ऑप्शनल है, तो आपको मतलब जैसे कोई लेखक, कवि, उन्होंने क्या नाम दिया, उनके बारे में थोड़ा आप लिखते रहेंगे, हाईलाइट करते रहेंगे, तो चीजें ज्यादा बेटर होंगी, मतलब नंबर आपको ज्यादा मिल सकते हैं। जैसे पुरानी हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं को 13वीं से 14वीं शताब्दी में प्रचलित रूप को कहा जाता है, तो जिसमें इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी हिंदी का नाम दिया है। जो प्रारंभिक हिंदी को, पुरानी हिंदी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। तो ये होगी इसकी प्रस्तावना। अब इसके साहित्यिक स्रोत क्या है? हाँ, जैसे इसके साहित्यिक स्रोत सरहप्पा, कड़हप्पा, सिद्धों की रचना इसमें भी हो गए, पुष्पदंत, इसमें जो विद्यापति के कुछ पद जो जैन थे उनके हो गए, फिर मुल्ला दाऊद की चंदायन, ये थोड़ा सा सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या जो साहित्यिक स्रोत, मतलब ऐसे मान लो मुल्ला दाऊद की चंद्रायन हो गई, सरहप्पा, कड़हप्पा, सिद्धों की रचनाएं हो गई, राहुल बेली का मूल स्रोत है, मतलब ये सिर्फ इसी की साहित्यिक स्रोत हो गए। तो इसमें अभी तक आपने क्या देखा? अपभ्रंश का देख लिया, क्या इसकी मतलब प्रस्तावना है, इसके क्या साहित्यिक स्रोत हैं, अवहट्ट का देख लिया और इसके साहित्यिक स्रोत देख लिए। विवाद एक ज्यादा है नहीं जरूरी, पर विवाद था जो आपने समझ लिया कि कैसे एक कुछ लोग सीधा मानते हैं, कुछ लोग उत्तर पश्चिम से मानते हैं, बस बात खत्म है उसमें। फिर आप पुरानी हिंदी में देख ली, पुरानी हिंदी में आधुनिक आर्य भाषाओं का ईस्वी 13 से 14वीं प्रचलित था। फिर इस भाषिक स्थिति चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, इसका है मुल्ला दाऊद की चंदायन साहित्यिक स्रोत में, बस हो गया, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, और एक चीज और, इसमें थोड़ा सा जैसे आपको लगे ना कि 12वीं से 14वीं है ऊपर, मतलब 11वीं से 12वीं है, तो ये चलता है, ये क्या लिखा है आगे लगभग, तो इतना ये काल है, ये कोई फिक्स नहीं है कितना है, ये काल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें आप ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। हाँ, और उसके बाद अब मैं अपभ्रंश अब मैं अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी में तुलनात्मक अध्ययन कर दूंगा। तुलनात्मक अध्ययन करने का मतलब है कि ध्वनि के आधार पे, ध्वनियों के आधार पे, व्याकरण के आधार पे, और फिर काल के आधार पे, मतलब सॉरी, मतलब भाषा शब्द के आधार पे, तो इसके आधार पे हम सीधे तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, अलग अलग पढ़ने से अच्छा तीनों को एक साथ पढ़ ले रहे हैं। जैसे यहाँ ध्वनियों में ए औ का प्रयोग, इसमें क्या था? ए औ का प्रयोग किसमें? एक मिनट, हाँ, अपभ्रंश। ए औ का प्रयोग अपभ्रंश में अभाव था, इस मतलब ए और औ का प्रयोग कुछ मिलता ही नहीं था। पर अवहट्ट और पुरानी हिंदी में क्या है? ए और औ का मिलने लगते हैं, जैसे बैल, चौड़ा, मोर, चैखे, मतलब ए औ का अत्यधिक प्रयोग होता है। पर इसमें अपभ्रंश में ए औ का प्रभाव, मतलब इसके इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। फिर आता है ऋषि का प्रयोग। ऋषि का आ, ई, उ, ए में परिवर्तन होता है, जैसे ऋण, ऋण, ग्रह, गेह, तो ऐसे, तो इसी की प्रति इसमें भी जारी रहती है, इसकी प्रति इसमें ही जारी रहती है। मतलब ये ऋषि का प्रयोग जैसे अपभ्रंश में है, वैसे अवहट्ट में है, वैसे पुरानी हिंदी में है, वो ज्यादा होता जाता है, बस हो गया। पर ए का प्रयोग इसमें तो अभाव, इसमें अभाव है, इसमें मिलता है, इसमें भी मिलता है। कुछ एग्जाम्पल ये तो आपको पता रहेगा, एग्जाम्पल में बैल, चौड़ा, ऐसे ही लिखना है। जब आपको लिखने में आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए अपभ्रंश की ध्वनियों को, या फिर एक मिनट, हाँ, व्याकरणिक विशेषताएं लिखिए या फिर व्याकरणिक के बारे में बताइए, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? ध्वनियों, मतलब ध्वनियों के बारे में। ध्वनियों के बारे में जैसे 1, 2, 3, अभी मतलब और भी आगे पॉइंट है, आप 1, 2, 3, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट भी लिख देंगे, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा इसको कर देंगे, बस बात खत्म। अवहट्ट के बारे में आ जाए, ऐसा ही अवहट्ट के बारे में लिखना है। इसके बाद आता है अनुनासिकता। अनुनासिकता और निर्नुनासिक, हाँ, निर्नुनासीकरण। एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा सा, रुकिएगा। जैसे ये निर्नुनासीकरण की प्रवृत्ति देख, जैसे चलही, चलही, इसमें केवल अनुनासिकरण, इसमें पर इसकी मात्रा हो जाती है कम। तो अनुनासिकता में इसमें दोनों रूप मिलते हैं, इसमें केवल एक रूप मिलता है, इसमें अनुनासिकरण की एक ही रूप मिलता है, पर इसकी मात्रा हो जाती है कम। तो इसका मतलब है कि ये घटता जाता है, ऐसा समझिए। फिर क्या है? स्वर भक्ति। व्यंजन संयोग को सरल बनाने के लिए व्यंजनों के मध्य स्वर लाने की प्रक्रिया। जब व्यंजन और व्यंजन संयोग को बनाने के लिए सरल, तो व्यंजनों के मध्य स्वर लाने की प्रक्रिया जैसे अपभ्रंश में दिखाई देने लगती है। जैसे कि क्रिया, तो क्या हो गया? क्रिया, मतलब ऐसे हो गया, मतलब जैसे लिखा है क्रिया, ऐसा हो गया, मतलब कुछ ऐसा समझिए। तो जिसमें मतलब यहाँ की जो मात्रा है, यहाँ के जो शब्द है, इसको मतलब ऐसे स्वर लेके खत्म कर दिया। स्वर क्या है? ये हो गया, इसकी मात्रा अधिक होने लगती है इसकी, तो मतलब ये इसकी मात्रा अधिक होने लगती है। स्वर संयोग, जहाँ दो स्वर एक साथ हों, जहाँ दो स्वर एक साथ, तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वर संयोग की प्रक्रिया काफी मात्रा में दिखाई देती है, जैसे अंधकार, तो अंध आर, ऐसा हो जाएगा। स्वर संयोग समझने में
कठिनाई पैदा होने लगी है इसमें, और इसमें इसकी कोई प्रवृत्ति ही नहीं देखी। ये तो पता है ना, ये है पुरानी हिंदी में स्वर संयोग का कोई भी प्रवृत्ति नहीं है। ये है अपना अवहट, तो अवहट में समझने में कठिनाई पैदा धीरे धीरे होने, जैसे अंधार, तो ये अंधार मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, ये मतलब क्या है, ये इसको अंधकार था, इसको अंधार कैसे मतलब लोग पहचानेंगे। तो मेन चीज ये रहे इसमें थी। उसके अलावा हम उसके बाद देखते हैं स्वर लोप, जिसमें स्वरों का समाप्त हो जाना इसमें रहता है। आरंभिक और अंत्यत स्वरों को लुप्त हो जाने की प्रवृत्ति, जैसे लज्जा का क्या हो गया लाज। तो ऐसे शब्द, विशेष रूप से स्त्रीलिंग में अकारांत शब्दों के अंतिम आ हो जाना, जैसे भिक्षा का सीख, भिक्षा का भा, ये क्या, एक मिनट रुकिएगा, हाँ भीख, भिक्षा का क्या हो गया भीख, इसमें यहाँ हो गया, और शिक्षा का क्या हो गया सीख। तो मतलब स्वरलोप में जो हमारा अपभ्रंश है उसमें क्या हो गया, स्वरों के लुप्त होने की प्रवृत्ति है, स्वरों के क्या लुप्त होने की, जैसे लज्जा का क्या हो गया लाज। और इसमें अवहट्ट में क्या है, विशेष रूप से स्त्रीलिंग के आकारांत शब्दों के अंत में आ मतलब बड़ा या छोटा हो जाना है, जैसे भिक्षा का भीख, तो ये हटा बड़ा, इस छोटा मतलब इसमें लग गया, इसमें भी हटा बड़ा छोटा लग गया, और इसमें क्या आ गया खा आ गया, मतलब क्योंकि छा का इसमें ही एक पॉइंट है, छा का क्या हो जाता है खा हो जाता था, इसमें ऐसी कोई इसकी प्रवृत्ति नहीं दिख रही है। तो ये रहा, अभी तक कितना समझ में आया, क्या ए का प्रयोग, ऋषि का प्रयोग, अनुनासिकता, स्वर भक्ति, व्यंजन संयोग को सरल बनाने के लिए व्यंजनों के मध्य जो स्वर लाने की प्रक्रिया होती है, फिर इसका है स्वर संयोग जहां दो स्वर एक साथ हों, और फिर एक होता है स्वर लोप। तो पहले इतना एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ए का इसमें क्या रहता है, भ्रंश में अभाव रहता है। इसमें ऋषि के प्रयोग में क्या होता है, ऋषि का आ ई उ ए में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। अनुनासिकता में क्या है, अनुनासिकता और निर्नुसाकीकरण की प्रति एक साथ देखने को मिलती है, जैसे सिंह में सिंह ऐसे हो जाएगा, चलही का चलही। स्वर भक्ति इसमें भ्रंश में दिखाई देने लगती है, जैसे क्रिया का क्रिया। स्वर संयोग की प्रक्रिया काफी मात्रा में दिखाई देती है, जैसे अंधकार का अंध आर। तो ये हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मतलब इसको भी आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ को नीचे आपको उसमें दे दूंगा कमेंट बॉक्स या इसमें, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा आते हैं द्वतीकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति, जहां मुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वतीकरण करने की प्रवृत्ति दिखती है, जैसे चक्र का क्या हो गया चक्र, कर्म का क्या हो गया कम। तो ऐसे इसमें क्षति पूर्वक दीर्घीकरण का आरंभ होता है, जैसे कम का क्या काम, पहले क्या होता है, देखिए यहाँ एक मिनट रुकिएगा फिर से, पहले क्या होता है मुक्त व्यंजनों का द्वतीकरण करने की प्रवृत्ति में चक्र का क्या मतलब चक्र का क्या हो गया चक हो गया, फिर इसमें क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण और होता है, मान लो कि कम का क्या हो गया काम, जैसे यहाँ होता है चक, चक का हो जाता है चाक हो जाता है, ऐसे समझिए। फिर क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का और ज्यादा इसमें विकास हो, मतलब ये जो है प्रवृत्ति इसमें और ज्यादा विकसित हुई। हाँ, आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी मतलब सेम है, इसमें ज्यादा कोई चेंज है नहीं, बस थोड़ा बहुत देखने को रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। व्यंजनों का प्रयोग, इसमें निम्नलिखित में से 7 व्यंजन था, कौन सा, ड़ा ड़ा ना सा सा या अड़ा, मतलब ये जो थे 7 व्यंजन का अभाव था। इसमें कितने का, इसमें अड़ा का हुआ विकास, बाकी शेष कितने बच गए 5 का इसमें अभाव था। इसमें सा का विकास नहीं हुआ, मतलब ये मेन सा और सा, बाकी इनमें सब 5 का हो गया, मतलब इसमें 5 का हो गया, 2 का नहीं हुआ, 2 का नहीं हुआ कौन सा सा और सा, इसमें 2 का हो गया, अड़ा का विकास हो गया, बाकी 5 का नहीं हुआ, इसमें सातों का मतलब नहीं था। उसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अपभ्रंश में क्या है, इसका जो है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। तो इसमें अब क्या है, इसकी जो प्रधानता है टा वर्ग की, तो इसमें अपभ्रंश में एक टा वर्ग प्रधान भाषा है, इसमें टा वर्ग की व्यापकता है किंतु सीमित मात्रा में। पुरानी हिंदी में भी अवहट्ट जैसे, मतलब इन दोनों में सेम ही है, ज्यादा टा वर्ग में जैसे टा ठा ये जो शब्द आते हैं, तो इनकी जो प्रवृत्ति इसमें ज्यादा प्रधान भाषा, मतलब कहीं ना कहीं शब्दों में इनका प्रयोग आपको मिलता दिखेगा, ऐसा समझिए। दूसरा क्या है, अल्प प्राण व्यंजनों में परिवर्तन। अल्प प्राण व्यंजन क्या कहते हैं, जैसे का गा चा जा टा दा, ऐसे मतलब जो सिंपल मतलब समझते हैं ना, आपको का खा गा ये तो आता होगा, तो जैसे इसमें का हो गया अल्प प्राण हो गया, ये क्या हो गया महाप्राण हो गया, मतलब जिसको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा समझिए खा मतलब थोड़ा आपको लगता है ना टाइम, तो ऐसा समझिए। तो ये है, तो इसमें अल्प प्राण व्यंजनों में जो हमारी, एक मिनट, हाँ, जो अल्प प्राण व्यंजनों में जो हमारा अपभ्रंश है, उसमें का गा चा जा टा दा का क्या होता है आ या फिर या में परिवर्तित हो जाता है, जैसे वचन का वयन, नगर का ऋण ऋण ऐसे जैसे हो गया, इसमें यही प्रवृत्ति इसमें भी, इसमें और अधिक, मतलब ये अब यहाँ के नीचे के पॉइंट आपको याद रहे, जैसे पेपर में कुछ भी याद ना रहे आपको, तो बस नीचे के पॉइंट याद कर लीजिएगा, जैसे ड़ा तथा ना की उपलब्धता क्या है, और इसमें छाग में परिवर्तन, महाप्राण ध्वनियों पर अल्पप्राण, ये आपको रहे तो 1 2 3 4 एक टा वर्ग, इतना याद कर लेंगे ना, इसमें पूरा सेम ही रहता है, तो इसमें ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत होगी नहीं। अब आएगा महाप्राण ध्वनियों में, महाप्राण जैसे खा गा झा झा, ये जो शब्द है ये क्या हो गया महाप्राण, इसमें क्या हा में परिवर्तन हो जाते हैं, तो जैसे लिखा मुख, मुख का क्या हो गया मुंह, समझे, ये प्रवृत्ति इसमें और ज्यादा वृद्धि हो गया अवहट्ट और पुरानी हिंदी में। इसके अलावा आते हैं इसके बाद छा में परिवर्तन, तो छा का खा क्या में हो जाता, मतलब आधा खा और फिर से एक खा इसमें हो गया, तो द्राक्षा का द्रा खा, इसमें यही प्रवृत्ति इसमें बनी रही। इसमें छा रूप में 2 भागों में बढ़ गया, एक हो गया पश्चिम का, एक हो गया पूरब में। तो पश्चिम में क्या हो गया खा, और जैसे आप हरियाणा में देखते होंगे ना, तो खा शब्द का ज्यादा प्रयोग होता हो गया, और दूसरी यहाँ हो गया छा,
तो छा मतलब पूर्वी से बिहार में, तो छा में ये जो छा का प्रयोग ज़्यादा होता है बिहार में, तो आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि ये जो छा है, छा के हो गए रूप कितने, दो। एक हो गया पश्चिम में, जो हरियाणा साइड, हरियाणा दिल्ली ये यूपी, पश्चिम यूपी। एक हो गया पूर्व, मतलब यहाँ झारखंड बिहार ये सब राज्य में। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे छा, ये छा जो आएगा तो इसका रूप किस में हो जाएगा, छा में। और जो यहाँ आएगा छा पश्चिम में, इसका क्या हो जाएगा, खा। मतलब शब्दों के रूप में प्रयोग होगा। फिर है अड़ा तथा ना की उपलब्धता। अभ्रंश में अड़ा मिलता है, ना नहीं मिलता, इसलिए शब्दों में ज्यादा जहां जहां जैसे लिखा है न या न, ऐसा शब्द लिखा है अभ्रंश में, तो अभ्रंश में ना तो है नहीं, तो इसके स्थान पे क्या लग जाएगा, अड़ा या न, ऐसा शब्द, अड़ा या न, मतलब ऐसा शब्द हो जाएगा। ठीक, इसमें जो हमारा है अवहट्ट में भी इसकी यही सेम प्रवृत्ति रहेगी। पर पूर्वी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी में क्या है, अड़ा औड़ा दोनों मिलने लगते हैं। पर इसमें भी दिक्कत है, देखिए देखिए इसमें क्या दिक्कत हो गई कि जो हमारी हिंदी है, तो ये एक हो गई पूर्वी हिंदी, एक हो गई पश्चिमी हिंदी। हाँ हाँ, तो पूर्वी हिंदी में क्या हमको मिलेगा ज़्यादातर ना, और पश्चिमी हिंदी में क्या दिखाने को मिलेगा, अणा। जैसे हम देखेंगे राजस्थान में, देखेंगे पानी को क्या बोलते हैं, कभी सुने हो, पानी को बोलते पानी, पानी 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 बोलते हैं, पानी को पानी बोलते हैं। वैसे बिहार में ज़्यादातर क्या किसका प्रयोग, ना, समझे, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या ना का प्रयोग होता है। बिहार में, झारखंड में, आप पूर्वी यूपी में देखेंगे तो जहाँ भोजपुरी का इलाका है वहाँ थोड़ा आप देखेंगे तो इसकी ये वाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है, ना का। तो ये अभी तक हमारा क्या था, जो अभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी में ध्वनियों का जो अंतर था, ए औ का प्रयोग, ऋषि का प्रयोग, अनुनासिकता, स्वर भक्ति, स्वर संयोग, स्वर लोक, द्वतीकरण व देवीकरण की प्रवृत्ति, व्यंजनों का प्रयोग, वर्ग की प्रधानता, ये हो गया। अब इसके बाद आता है व्याकरण में अंतर आ गया। ठीक, तो ये सब चीज़ लीजिए, इसमें कोई ऐसा है नहीं, बस इसको आपको याद करना होगा। ये पीडीएफ आपको जब मैं दे दूंगा तो पीडीएफ में बस इसको याद कर लेंगे तो आप समझ जाइए, लिखते बन जाएगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मतलब इसमें फिक्स हो जाइए। आया व्याकरण अंतर, संज्ञा और कारक में व्यवस्था। तो हम पहले यहाँ क्या लिखा था, अभ्रंश अपना है, ये अपना अवहट्ट, ये अपना प्रारंभिक हिंदी। तो पहला क्या है, निर्विभक्तिक प्रयोग आरंभ हो गए थे, सभी प्रतिपादिक पहले स्वरांत फिर अकारांत हुए, और परसर्गों का आरंभिक विकास होने लगा। संबंध कारक में का, परसर्ग का विकास अपभ्रंश की मुख्य घटना है। ही ही प्रायः सभी कारकों का काम लिया जाता है। तो इसमें एक मिनट रुकिएगा। जैसे इसमें है क्या है, सभी प्रतिपादक जैसे जो इसमें है जरूरी, तो उसको पहले समझिए। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें आपको सारा इसको इन चारों पॉइंट को लिखना, जो मैं अंडरलाइन किया उसमें बस आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे संबंध कारक में, इसका संबंध कारक में का परसर्ग का विकास अपभ्रंश की प्रमुख घटना है, और सभी प्रतिपादिक पहले स्वरांत फिर अकारांत हो, यही प्रवृत्ति इसमें बनी रही, यही इसमें, यही इसमें, यही इसमें। तो आप मतलब एक दो याद कर लेंगे तो आपका इन दोनों में आ जाएगा। फिर इसमें क्या है, इसमें कर्ता कारक आ गया और साथ में अपादान आ गया। इसमें क्या है, कर्म, जैसे आप पहले जानते होंगे कर्ता ने, ऐसे आपको याद होगा, हिंदी ऑप्शनल लिया तो इसका मतलब कुछ तो पढ़े होगे, कर्ता ने कर्म को ऐसा करण से। तो ये जो है ना, ये तीन शब्द ऐसे भी पता रहेगा तो आपको बन जाएगा। जैसे कर्ता इसमें आ गया, संबंध में ये सारा चीज आ गया, तो ये सारा चीज इसमें है, बात ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है लिंग व्यवस्था। लिंग व्यवस्था में संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तीन, स्त्री पुल्लिंग, मतलब ये हो गया स्त्री, फिर ये हो गया पुल्लिंग, एक हो गया नपुंसकलिंग। पर हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं, हिंदी में कितने हैं, इसमें सिर्फ दो है, एक है स्त्री, एक है पुल्लिंग। यद्यपि नागर अपभ्रंश में कभी कभी नपुंसक का प्रयोग मिलता है, बाकी और इसमें कुछ नहीं मिलता। तो यही नपुंसकलिंग इसमें क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यही स्त्री शब्द क्या, स्त्रीलिंग का शब्द क्या होता है, कारांत। ये मतलब एक नॉर्मल है, आप बस इतना लिख के आओगे कि स्त्री और पुल्लिंग है, नपुंसक का कहीं कहीं प्रयोग होता है अपभ्रंश में, बाकी इसमें नहीं, तो आपका हो जाएगा, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है वचन व्यवस्था। वचन कितने होते हैं, द्विवचन का लोप हो जाता है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये किसमें, संस्कृत में है। पर इसमें क्या है, दूसरा वाला जो वचन है वो खत्म हो जाता है, एक बचता है एक वचन, एक बचता है बहुवचन। तो इसमें भी है, इसमें संज्ञा बहुवचन के लिए ना ही परसर्गों का उपयोग होने लगता है, और साथ में इसमें क्या है, पुल्लिंग में ए और अन्य स्त्रीलिंग के प्रयोग में अन्य प्रत्यावर्तों का प्रयोग होने लगता है, जैसे बेटा, बेटे, सखी, सखियन, ये ऐसा है। उसके बाद आते हैं सर्वनाम व्यवस्था। हिंदी के सर्वनामों के आरंभिक चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, जैसे तुम्हें, महार, तुम्हार, ये जो मतलब सर्वनाम है, मतलब सर्वनाम आप तो जानते हैं, मेरा, मैं, तुम, वह, ये सब चीज, मतलब कि वो, कौन, जो, तेरा इत्यादि, तो सर्वनाम का प्रयोग होने लगता है। मतलब ये तीनों में, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मतलब आप अलग अलग याद करेंगे, मतलब कुछ याद कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या हो गया, विशेषण की, विशेषण मतलब संख्यावाची विशेषण, जिसमें 10, 12, 11 मतलब जैसे शब्दों को लिखा जाता है ना, तो ये इसका आ जाता है इसमें। और अवहट्ट में कृतांती विशेषण की परंपरा का विकास होने लगा है, किसका, हाँ कृतांती, जैसे आइस, उत्किता, ये सब जो है उनका है, तो इसमें भी ज़्यादा है, तो पीतवासन, पीरोवसन, ये सब चीज़ें हैं। उसके आता है क्रिया संरचना। कृदंती क्रियाओं का इसमें प्रयोग होता है, उदाहरण के लिए देखत, चाखत, मतलब ये है। और इसमें क्या है, अवहट्ट में कृदंती क्रियाएं तो है, प्लस संयुक्त क्रियाएं इसमें आ गई, क्या आ गई, संयुक्त क्रियाएं। और इसमें क्या है, कृदंती, संज्ञार्थ, और साथ में संयुक्त पूर्वकालिक क्रियाएं। यानी कि ऐसा समझिए कि इसमें क्रिया कारक में अपभ्रंश में सिर्फ इनका प्रयोग होता है, और अवहट्ट में
इनका कृदंती और साथ में संयुक्त इन दोनों का होता है। और साथ में पूर्वी हिंदी में इन दोनों का तो होता ही है साथ में आ गई संज्ञात क्रियाएं और पूर्वकालिक क्रियाएं आ गई। जब आपको लिखना है ना तो आप इतना पूरा मत लिखिएगा, ये तो बस नॉर्मल लिखिएगा। जैसे संज्ञात क्रियाएं लिखना है तो बस ये लिखे, बनाए डैश बनाए, ये आ गई कौन सी क्रिया, कृदंती क्रियाएं। ये कौन सा है अभ्रंश में, तो इसको इतना लिख दिया। जैसे इसमें है तो प्लस लगा दिए, संयुक्त क्रियाएं लिख दिया, इनका एक एक उदाहरण लिख दिए, बोली जा कुछ भी जो मतलब है उनका लिख दिया। फिर इसमें है तो इसमें एक और लिख दिया संज्ञात, तो बस हो गया। मतलब ये मत लिखे कि इसका अलग लिखे इसका अलग लिखे, ऐसा मत लिखना, ऐसे में टाइम बहुत जाएगा फालतू में। फिर आया है काल संरचना। काल संरचना वर्तमान में संस्कृत की परंपरा में भूतकाल कृतंत की परंपरा तथा भविष्यकाल दोनों परंपराओं में चलता है। भविष्यकाल के दो रूप मिलते हैं, सारूप और हारूप। तो मेन चीज इसमें ये देखिए, हाँ, कि जो अभ्रंश में है, अभ्रंश में भविष्यकाल के दो रूप मिलते हैं, एक सारूप एक हारूप। जैसे ये रहे उदाहरण, ठीक। और इसके बाद अवहट्ट में क्या आता है, अवहट्ट में पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट करने में पूर्वी जातक में ता, मतलब ऐसा समझिए, ये इस जो भी इसमें लिखा सब चीज में इसमें लिख दिया हूँ शॉर्ट करके। पूर्वी हिंदी है उसमें क्या है, जैसे भूतकाल मतलब सॉरी वर्तमान काल, भूतकाल, ये हो गया भविष्यकाल। तो इसमें क्या है, तारूप, लारूप और ये बारूप। तो मतलब जब आप वर्तमान काल में रहोगे और पूर्वी अवहट्ट में रहोगे, मतलब ये भारत का नक्शा ऐसे समझो, मतलब जैसे है कि जो पूर्वी इस ओर जब आप रहोगे तो आप इसमें क्या लगाओगे, वर्तमान की जब भी कोई शब्द बोलते हो तो उसमें कौन सा रूप लगेगा, तारूप। जैसे वर्तमान में जैसे जात एक ऐसे, मतलब समझ लो कि ये तारूप आ गया। और जब आप भूतकाल की बात, मतलब हाँ भूतकाल की जैसे बात करोगे और कहाँ, पूर्वी अवहट्ट में, तो कौन सा रूप आ जाएगा, बारूप। तो बारूप में खाइब, ये जो शब्द है ना खाइब, तो ये वाले शब्द ऐसे आ गए। तो ऐसे ही पश्चिम हिंदी में अनंतारूप, कारूप और हारूप का प्रयोग होता है। तो जैसा इसमें वैसा चीज इसमें भी दोनों में सेम है, कोई ऐसी इसमें दिक्कत है नहीं है। तो ये हमारा जैसे ये खत्म हो गया, व्याकरण वाला खत्म हो गया। तो हम क्या समझे कि सबसे पहले अभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी में हमने ध्वनियों का अंतर तो हो गया हमारा, समझ लीजिए सारी ध्वनियां जो था। इनमें से आपको इतने पॉइंट नहीं लिखने जितने, उसी तो मैं आपको सारे बता दिया हूँ। इसमें आपको 2 3 4 पॉइंट बस एग्जाम में लिखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना बस। जैसे व्याकरण, तो इसमें भी आप लिंग वचन सर्वनाम देख लो, विशेषण देख लो, इसमें भी 2 2 4 पॉइंट देख लोगे। और एक संज्ञा कारक में 1 2 देख लो, बस हो गया। इतना नहीं लिखना जितना इसमें है, उतना तो बिल्कुल नहीं लिखना। इतना इसलिए कितना याद कर लो, जो याद आए वहां वो लिख दो, बस बात खत्म है। फिर आया है हमारा शब्दकोश सी विशेषता, जैसे तद्भव, देशद, विदेश, तत्सम, इसमें भी कोई ऐसा कोई है नहीं। जैसे ये है तद्भव, ये किससे बना है, संस्कृत से निकल के बनता है, मतलब ये जो इसके शब्द हैं। तो जब ये क्या है अभ्रंश, अभ्रंश तो इससे आई है, संस्कृत से आई है। तो ऑफकोर्स इसमें इसका जो शब्दों का विकास इसमें ज़्यादा होगा। तो हाँ इसमें ज़्यादा है। इसमें क्या है, इसमें अनुपात थोड़ा हो गया कम, इसमें और भी कम हो गया। मतलब उस तद्भव शब्द थे पर इनका अनुपात कम होता गया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, देशज शब्द, जैसे ये रहा देशज शब्द और ये विदेशज शब्द। ये शब्द की तो प्रवृत्ति जैसे जैसे हिंदी का आगे वो आएगा, स्थान आएगा, तो इनके शब्द की तो प्रवृत्ति होती रहेगी थी। तो इसलिए इनका प्रारंभिक विकास आरंभ हुआ। ये तो उदाहरण आपको तो पता है क्या कैसे थक्कइयों की जो अपने देशज भाषा में लिखना है, और इनका विकास यहाँ इन दोनों में इंक्रीज होता गया, ऐसे विदेशी भाषा का भी इंक्रीज होता गया। अब मेन चीज आया ये तत्सम शब्द, ये सरलीकरण से पैदा हुए हैं। तो ये हुआ कब, जब ये अभ्रंश के अंतिम काल में इन शब्दों का पुनः विकास हुआ है। तो अभ्रंश जैसी स्थिति इसकी भी बनी रही, क्योंकि ये अभी तो इसमें विकास हुआ, इसके जब लास्ट में अभ्रंश खत्म हो रहा है और ये अवहट्ट आ रहा है, तो इनके बीच में इसका वो हुआ, उद्भव हुआ। तो इसमें ज्यादा इसका विकास था नहीं, जैसे इसमें थी वैसे थी, पर इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, बस ऐसा समझिए, इसमें इंक्रीज हो गया है। तो ये हो गया खत्म। अब इसके बाद आते हैं अभ्रंश के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि अभ्रंश के प्रमुख भेद बताइए, उन पर अपना प्रकाश डालिए। तो अभ्रंश के एक मिनट, हाँ, अभ्रंश के भेदों पे भाषाविदों तथा आलोचकों में विवाद की स्थिति है। एक तरफ मार्कंडे तथा नेमि साधु जैसे विद्वान तीन भेद बताते हैं, जैसे क्या हो गया, पूर्वी, पश्चिमी तथा वाचड़ अभ्रंश में भाषा का वो बांटते हैं। तो वहीं डॉक्टर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जैसे आधुनिक भाषा वैज्ञानिक अभ्रंश को भाषा की बजाय एक भाषिक विकास की स्थिति मानते हैं, और प्रत्येक प्राकृतक के बाद एक अभ्रंश की व्यवस्था की परियोजना करते हैं। इस प्रकार अभ्रंश के कुल 5 रूप निकल के सामने आते हैं। अब देखिए इसमें अब क्या है, इसमें जैसे ये मार्कंडे विद्वान हो गए और ये नेमि साधु जैसे जो विद्वान है, ये 3 भेद बताते हैं कि अभ्रंश के 3 भेद हैं। एक पहला क्या हो गया, पूर्वी, एक हो गया पश्चिमी, एक हो गया वाचड़िया, मतलब पूर्वी हो गया, ये पश्चिम, ये हो गया साउथ वाला हमारा दक्षिण अभ्रंश को 3 भागों में सीधे इसको बांट देते हैं, बाकी मतलब खत्म कर देते हैं कि यहाँ से निकली है। पर वहीं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है वो क्या बोलते हैं कि ये भाषा वैज्ञानिक अभ्रंश की एक भाषा के बजाय भाषिक विकास की स्थिति है। इनका मानना है कि जैसे हमारा आया है प्राकृतक आया, जैसे सौर सेनी, हाँ, जो ये सौर सेनी अब अभ्रंश है, या फिर अब सॉरी यहाँ सौर सेनी प्राकृतक है, ठीक। तो सौर सेनी प्राकृतक के बाद क्या आएगा, सौर सेनी अभ्रंश आएगा। क्या आएगा, सौर सेनी अभ्रंश आएगा। तो उनका क्या मानना है कि
भाषा विज्ञान की भाषा विकास की एक स्थिति है, तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतक के बाद एक अपभ्रंश की व्यवस्था की परियोजना करते हैं। इसमें कुल 5 रूप निकल के सामने आते हैं। जैसे क्या हो गया, शौरसेनी प्राकृतक के बाद क्या आएगा, शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री के बाद महाराष्ट्री, मगधी के बाद मगधी अपभ्रंश, पैचासी का पैचासी अपभ्रंश, अर्धमगधी का अर्धमगधी। इन्हीं भाषिक विस्तृतियों से वर्तमान हिंदी में उपभाषाओं का विकास हुआ है। अब जैसे ये हो गया महाराष्ट्री, तो इसमें क्या हो गया, जो हमारी मराठी भाषा इसी के अंतर्गत आ गई, मगधी के अंदर भोजपुरी आ गई, बिहारी की भाषा आ गई, तो ऐसे जैसे यहाँ का आ गया, ठीक। तो शौरसेनी के अंदर जैसे राजस्थानी गुजराती, ऐसी जो ये है भाषा है, तो इसके अंदर आ गई। पहले तो ये प्राकृतक की थी और फिर ये अपभ्रंश, तो इसी के अंदर आ गई, ठीक। हालांकि अब तक यह आम सहमति का विषय है कि पहले अपभ्रंश एक भाषा रही होगी, जो राजनीतिक कारणों से विस्तारित होकर विभिन्न भाषाओं के साथ अंतर क्रिया करके भाषिक स्थिति की स्थिति बन गई। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, मतलब 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप मतलब लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसको बस मतलब जब 200 मतलब 3 पेज का है तब इसे लिख दें, जब 2 पेज का है तभी पॉइंट छोड़ दें, ऐसा कोई इसमें खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा वस्तुतः अवधि में ही पुष्पित पल्लवित हुई। तुलसी कृतियों में अवधि ने नए आयामों को छुआ। तुलसी आदि की अवधि सूफियों की अवधि से अलग है। जो तुलसीदास की अवधि है वो सूफियों की अवधि से अलग है। यहाँ तत्सम शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए उदाहरण जैसे आ गया ये, लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन, हाँ ये लिखा है कृपन, ऐसा लिखा है, ठीक। मतलब थोड़ा देख लीजिए, कृपन कर सोना, ठीक। तो ये उदाहरण आपको यहाँ पास जहाँ जहाँ मैं उदाहरण लिखा हूँ वहाँ आप थोड़ा इसको उदाहरण यहाँ पास लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे, तुलसी के हाथों में पड़ गई यह भाषा नाद सौंदर्य और अलंकारिकता से युक्त हुई है। तो शुक्ल जी, इसको मतलब उदाहरण में ना समझ के ऐसे मतलब ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, शुक्ल ने तुलसी को अनुप्रयास और अनुप्रास का बादशाह इसी संदर्भ में कहा है। तुलसी के बाद विशाल राम काव्य परंपरा काव्य भाषा के स्तर पर धीरे धीरे अवधि से दूर होकर ब्रज भाषा के साथ खुलने लगी है। तो ये पूरा हो गया। तो ये हमारा मध्यकालीन में अवधि के विकास के बारे में था कि अवधि का पहला स्पष्ट उल्लेख कहाँ है, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी में मिलता है, रोड़ा कृत रावल दामोदर कृत, ये था। तो ये जब आप इसको नोट से देखेंगे ना तब आपका ये हो जाएगा। फिर आया है अवधि की शक्ति और सीमाएं। तो इसमें ज़्यादा खास है नहीं, अवधि की शक्ति और सीमाएं है, तो इसको आप सीधे क्या क्या शक्ति है, गंभीर अवधि गंभीर उदात्त और मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। इसका कारण कहता है कि जो है ब्रज वो ब्रज की तरह कोमल नहीं है, ना ही हरियाणा वाली जो भाषा है हरियाणवी की तरह खड़ी बोली की तरह अत्यंत कठोर भी नहीं है। ये यहाँ राम जी के जन्म से एक मिथक क्षेत्र जो जुड़ा है, या फिर मिथक क्षेत्र मतलब ये हिंदी शब्द के लिए प्रयोग किया, इसको अपनी भावनाओं में मत लेना। ये मिथक क्षेत्र मतलब एक हिंदी में भाषा में जब आंसर लिखेंगे तो एक ऐसा लिखेंगे, तो उसमें मर्यादा, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो वहाँ जो मर्यादा, ऐसी भाषा जो उदात्त गंभीर हो तो मर्यादा से रिलेटेड हो गई, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है लचीलापन, अन्य भाषाओं के शब्दों को आसानी से आत्मसात कर पाती है। फिर निहित ठहराव और बांधने की इसमें क्षमता होती है। भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र तक योक्ताओं वर्ग से काफ़ी ये इसका व्यापक जुड़ाव है। ब्रज भाषा से मिलती जुलती तथा भोजपुरी के अत्यंत निकट होने से बोधगम और सर्वाधिक जनसंख्या है इनके पास, ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं इनकी सीमाएं क्या क्या है। भक्ति की मनोरंजन परक व चंचल मनोवृत्ति पूर्ण आवेग के साथ व्यक्त नहीं हो पाती। जैसे कोई चंचल मनोरंजन परक है, चंचल, तो जब भाषा इसकी गंभीर उदात्त है तब तो ये हो ही नहीं पाएगा। इसका आवेग पूर्ण रूप से हमको अपनी बात कहनी है मनोरंजन में, तो हम इसको बोल ही नहीं पाएंगे। फिर आता है मध्यकाल में मनोवैज्ञानिक को व्यक्त करने में अवधि चाहे सक्षम हो, जो इस काल में मध्यकाल में मनोवैज्ञानिक पर आधुनिक जीवन में तमाम जटिलताएं हैं, प्रतिदिन बदलते समाज की प्रवृत्तियों को चित्रित करने में अभी इतनी खास भाषा है नहीं। अब अवधि ये हाँ, अवधि जो लगातार रचनाएं बनी रहती तो उनको ये कहते हैं प्रबंधात्मक जो रचनाएं हैं, लगातार मतलब कैसा, जैसे रामचरितमानस एक लाइन बाई लाइन सीधे सीधे मतलब चलती जा रही, मतलब कहानी क्या हुआ राम जी की सदी ऐसी, तो उनको ये बोलते हैं। तो एक होता है मुक्तक। मुक्तक क्या है, जो मतलब खुली रचनाएं होती हैं। जैसे अभी एक दोहा यहाँ पास लिखा राम जी से रिलेटेड है, राम जी की शादी, फिर यहाँ एक दोहा किसी और चीज़ से रिलेटेड, ऐसा मतलब समझिए। तो ये होगी मुक्तक। तो अधिक उपयोगी होती है जो ये अवधि भाषा, इसके लिए ज़्यादा अच्छी, इसलिए इसमें क्या लिखा गया, रामचरितमानस जो अभी सबसे अच्छा माना गया है। अब मुक्तक में तेजी इसमें नहीं हो पाती, मुक्तक में बहुत तेजी जो इसमें नहीं हो पाती। वह लचीलापन नहीं है और अपने स्थान का अतिक्रमण करके हिंदी के सभी क्षेत्र की भाषा ये नहीं अभी बन पाई, ना ही अभी इतना लचीलापन इसमें नहीं है कि ये हिंदी के हर एक स्टेट की जो अपनी एक भाषा बन जाए। तो ये खत्म। इसके बाद आते हैं अब हम मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। तो इसमें दो था, एक था एक अवधि, तो अवधि हम ऊपर देख लिए, अब आया ब्रज, तो अब देखेंगे ब्रज को। मध्यकाल का समय हिंदी साहित्य के दो युगों को सम्मिलित करता है, एक हो गया भक्ति काल, एक हो गया रीति काल। ऐसे तो ब्रज भाषा के प्रारंभिक स्वरूप के दर्शन अमीर खुसरो के यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जो कि आरंभिक होकर भी परिनिष्ठता का एहसास कराते हैं। परंतु ब्रज भाषा के प्रयोग में क्रांति का स्तर सूरदास के आगमन के बाद ही हुआ है। मतलब ऐसा समझिए कि जो ये ब्रज भाषा है
ये सूरदास के पहले भी आ गई थी, अमीर खुसरो के यहाँ, अमीर खुसरो की उसमें इनकी भाषा देखने को आराम से मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पर मेन चीज़ ये है कि इसमें सूरदास का जब आगमन हुआ उसके बाद ये और अच्छे से, मतलब सबसे ज़्यादा उन्नत ब्रज भाषा का विकास सूरदास के आगमन के बाद ही हुआ है। तो जैसे इसमें है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सूर्य ने एक चलती हुई भाषा को साहित्यिक उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंचा दिया। इनके द्वारा जो बात बोली गई है कि सूर्य ने एक चलती हुई भाषा को साहित्यिक उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंचा दिया है। सूरदास की ब्रज भाषा मुख्यतः श्रृंगार क्षेत्र के प्रत्येक अंग के लिए रूढ़सी होने लगी, चाहे वह वात्सल्य हो, दाम्पत्य हो या साक्ष्य श्रृंगार हो। इन अंगों में संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सूर का समान अधिकार था। जैसे उदाहरण के लिए इसमें है वात्सल, मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, अब यह अबहू है छोटी। तो ये जो वात्सल्य का है, तो इसमें सूरदास क्या है, मुख्यतः श्रृंगार क्षेत्र के हैं, पर इन्होंने वात्सल्य हो, चाहे दाम्पत्य हो, चाहे सख्य श्रृंगार हो, इसमें संयोग और वियोग दोनों को एक साथ सजोया है। ठीक। हाँ, फिर आता है सूर्य ने ब्रज की, मतलब ब्रज भाषा की लोचनशीलता में वृद्धि करते हुए जहाँ जेही तेही जैसे अवधि प्रयोग और वहीं महंगी प्यारी जैसे पंजाबी प्रयोग, उन्होंने अपनी भाषा में अवधि का भी प्रयोग किया, पंजाबी का भी प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ ब्रज भाषा का प्रयोग किया, ऐसे किया। उसके बाद ब्रज भाषा के विस्तार के नए आयाम जो रीति काल में गठित हुए, यह काव्य भाषा के स्तर से उठकर एकमात्र काव्य भाषा बन गई, क्योंकि श्रृंगार, हाँ, क्योंकि श्रृंगार देह उत्सव जैसी प्रवृत्तियों को मुक्तक में संप्रेषित कर पाना ब्रज भाषा जैसी तेज और चांचल्य युक्त भाषा में ही संभव हो सकता है। क्योंकि जो मुक्तक काव्य लिखे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा में ही, मतलब तेजी से चांचल्य युक्त, मतलब अच्छे से लिखा जा सकता है। लिख तो हम उसमें भी सकते हैं ये, पर इसमें जो ये भाषा है ब्रज भाषा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक। प्रयोग क्षेत्र के इसी विस्तार पर भिखारी दास लिखते हैं, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी है सो जानिए। बिहारी के हाथों में पढ़ के ब्रज भाषा एक एक शब्द सजगता से गढ़ा जाने लगा, समासिकता में अनुभव समृद्धि देखने की मिली और ब्रज भाषा की शुद्धता चमत्कार प्रियता का वहन करने लगी। यथा कहत नटत रीझत कीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये उदाहरण हो गया बिहारी जी का। जैसे ये लिखे, इसके बाद एक उदाहरण लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। रीतिकाल में संयोग श्रृंगार ही नहीं, वियोग और भक्ति का संप्रेषण भी ब्रज भाषा में हुआ और घनानंद जैसे कवियों ने अपने दैहिक स्थूल श्रृंगार के ऊपर उठ के गहन संवेदना और अभिव्यक्ति का भी माध्यम बना दिया। उधरनी बसी है हमारी अखियन देखो, जैसे ये उदाहरण हो गया। मीराबाई केशववादी के यहाँ भक्ति की परंपरा भी अनवरत कायम रही, जहाँ मीराबाई और यहाँ के ब्रज की राजस्थानी मिश्रित रूप देखने को मिलता है, वहीं केशव के यहाँ बुंदेली मिश्रित। तो आगे तो दोस्तों, जैसे आपको लगे ना कि मेरी राइटिंग खराब है, आपको समझ में ना आए, तो देखो मैं इस राइटिंग तो अब मैं कोई नोट्स जो बनाता हूँ उसमें तो सुधारता हूँ, क्योंकि ये मेरी मेंस की नोट्स थी। जब मैं अपना मतलब तैयारी, अभी मैं अपने लिए नोट्स बनाया था तो उस टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं अपने हिसाब से बनाया था कि, तो वही मैं सोचा अभी मैं दोबारा ना बनाऊँ नोट्स, इस वजह से सेम मैं वही नोट्स की आपको कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मतलब आपको वैसे समझ में आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जहाँ कोई शब्द ना आए तो वहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी आपके पास थोड़ा शब्दों को समझ जाएंगे, कोई ऐसा है नहीं शब्द में, मेरे शब्द समझ में आ जाने चाहिए बस। जैसे ये वीडियो में बताते जाते हैं, जैसे कुछ भी लिखा है, जैसे कहत नटत रीझत कीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन, जैसे ये दोहा है, मैं इसको समझा दिया, बोल दिया। तो आप जैसे कुछ शब्द हैं तो अपने कॉपी में अपनी नोट्स खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं यही बोलूँगा, जैसे मैं डेली जैसे आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊँ तो आप उसकी खुद से नोट्स बनाएं, खुद की राइटिंग रहेगी, खुद आप ये जो पढ़े हैं मेरी नोट्स ले लेंगे, अपनी नोट्स देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ठीक, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा। आइए उसके बाद चलते हैं ब्रज, और ब्रज की जो है ना ब्रज भाषा, उसकी शक्ति और सीमाएं। तो शक्ति ये अद्भुत कोमल एवं माधुर्य है, हाँ ये तो है। ब्रज भाषा वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में विशेषीकृत भाषा बन गई है। माधुर्य गुण की अत्यधिक उपस्थिति के कारण ब्रज भाषा श्रृंगार की मार्मिकता में इतना गहरा उद्घाटन कर पाती जिसका कोई और भाषा नहीं कर पाती। ब्रज भाषा में गति प्रवाह चांचल्य युक्त दृष्टिकोण है। रीतिकाल में अपने भौगोलिक अतिक्रमण करके अखिल भारतीय भाषा बन गई, जैसे राजस्थानी पंजाबी मिश्रित में इनका प्रयोग होता है। जैसे मीराबाई द्वारा, गुरु नानक देव द्वारा पंजाब में इनकी मतलब ब्रज भाषा मिलती है। ब्रज भाषा में संगीतात्मकता और तन्मयता का सर्वोच्च स्थान है। अब हम देखते हैं इसकी सीमाएं। गंभीर वैचारिकता का निर्वाह नहीं है, मतलब गंभीर किस कोई बात बोलनी है तो हम इस भाषा के अंतर्गत बोल ही नहीं पाते, वो थोड़ा सा चांचल युक्त, मतलब मजाकिया कोमल, हम कोई गंभीर वाक्य बोलेंगे तो भी हम कोमल लगेगी। मुक्तक काव्यों में बहुत बड़ी शक्ति बनी है, किंतु इसकी क्या एक मेरी शब्द, हाँ, प्रबंधन काम में उतनी ही सीमा है। मतलब जैसे जो रामचरितमानस है उसको हम इस भाषा में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो कौन सी रचना है, ये रचना है प्रबंधक, और ये क्या है, एक मुक्तक। मुक्तक में इसका प्रयोग करते हैं ब्रज भाषा का, ना कि इसमें इसका प्रयोग हो पाता है। रीतिकाल के सामंती वातावरण में लगातार प्रयुक्त होते होते ब्रज भाषा इतनी कलात्मक हो गई कि साधारण जीवन की सहज अभिव्यक्ति करना उसमें हार्ड हो गया है। मतलब जब रीतिकाल में सामंती वातावरण में लगातार प्रयुक्त होने वाले ब्रज भाषा इतनी कलात्मक हो गई है कि जो साधारण जीवन है उसमें भी हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते। अंग्रेजों द्वारा
अंग्रेजों द्वारा उपयोगिता की दृष्टि से इसका पतन इन्हें अखिल भारतीय संपर्क भाषा में, ना कि काव्य भाषा में। मतलब ऐसा है कि अंग्रेजों द्वारा उपयोगिता की जो दृष्टि से इसका क्या हो गया, पतन हो गया, ह्रास हो गया, क्योंकि अखिल भारतीय संपर्क भाषा नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें क्या है, खड़ी बोली आ गई। जब खड़ी बोली आ गई तो इसका वो खत्म हो गया। तो ये रहा, तो ये हमारा ब्रज भाषा की शक्ति और सीमाएं खत्म हो गया। ब्रज भाषा में गंभीर, ये हमारा एक लास्ट बचा है। तो इसमें ऊपर मैं आपको इसका समझा दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए इसमें यह है कि ब्रज भाषा में निहित गंभीर कलात्मकता के कारण ब्रज भाषा मध्यकालीन काल भाषा में सर्वोच्च उभरी एकमात्र भाषा जो स्थापित होकर अखिल भाषा बन चुकी है। काव्य आंदोलन, भक्ति काल और रीति काल में ब्रज भाषा की जो रचनाएं हुई हैं, तो ये है। तो इसमें है, इसमें सीधे वो देखते हैं कारण, ये रहे इसके निम्नलिखित कारण। कारण क्या था कि ब्रज भाषा में निहित ये इतनी गंभीर कलात्मक होने का क्या इसका रीजन है। तो एक मिनट, हाँ, जैसे इसका पहला रीजन हो गया भौगोलिक कारक और साथ में सांस्कृतिक कारक। ब्रज भाषा उत्पत्ति जो क्षेत्र जैसे आगरा मथुरा का क्षेत्र है, वहाँ आर्थिक स्थिति की वंचन से कभी उनको दिक्कत ही नहीं हुई। मतलब वहाँ राजा महाराजा जैसे लोग वहीं थे, जैसे आ गया हमारा मुगल के काल का, वहीं पास आगरा में उनकी स्थिति थी। तो वो मतलब 100 साल तक मतलब कोई आर्थिक दिक्कत नहीं हुई। आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होने के कारण जब लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है, आनंद की ओर बहती है। तो जब आनंद की ओर जाएगी तो उनके क्षेत्र में मतलब कलात्मक जीवन जीने की मतलब एक कला ये विकसित होगी। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा क्या हो गया, जैसे इसका राजनीतिक कारण, वहाँ क्या था, केंद्रीय शासन व्यवस्था, जैसे दिल्ली हो गया और हमारा आगरा मुगल, ये तो वहाँ क्या था कि वहाँ एक ही शासन था, मतलब लंबे समय तक एक ही, उसके बाद आते थे दूसरे। तो इसमें राजनीतिक स्थिरता थी। तो रीतिकालीन जो दरबारों में कला आनंद की खोज की जाने लगी, जिसमें बिहारी के काव्य और केशव के काव्य आते हैं। ठीक, तीसरा है साहित्यिक कारक। साहित्यिक कारक में ये था कि सूर के हाथों में पढ़ के ब्रज भाषा का काव्यात्मक विकास हुआ, परंतु सूर के अंधत्व के कारण, जो अंधे थे ना, तो अपने पदों का विषयगत विस्तार करने में अक्षम रहे, जिसके कारण कविता में अलंकारिकता, वात्सल्य व अन्य भावगत वैविध्य ज़्यादा हो गया, प्रमुख हो गया। क्योंकि साहित्यिक कारक ऐसा समझ कि वो आंखों से तो देख नहीं पाते थे, तो उनमें अलंकार कैसे रखना था, वो सिर्फ वात्सल्य और अपनी प्रेम की भावना से बोलते ही गए। मतलब अपना बोलते गए, कोई उसको देखता गया, सुनता गया, तो वो भाव अंदर के भाव से निकलते। तो ये साहित्यिक कारक हो गया। और एक हम मान सकते हैं मुक्तक काव्य रूप जो इसका है, उसको हम वो कर सकते हैं। तो जैसे ब्रज भाषा में आंतरिक प्रवाह की धारणा बनी है, जैसे मुक्तक काव्यों की विशेषीकृत हो गई है। तो ये कलात्मक रूप में संभावना को ज़्यादा, जैसे जहाँ यहाँ विभाव योजना हेतु स्थान नहीं होता, ये अनुभाव योजना और वैविध कलात्मकता को बना देता। इसमें एक उदाहरण, जैसे एक और कारण है, ऐतिहासिक कारण भी है। जैसे कृष्ण भक्त कभी मंदिर के माहौल में रहते थे और वो आर्थिक जीवन और संघर्ष से तो प्रायः दूर रहते थे। तो जैसे उसमें से तुलसी की तरह उन्होंने ना ही ये देखी गरीबी, ना कबीर की तरह वर्ण व्यवस्था सांप्रदायिकता से विचलित नहीं हुए, इसलिए वो अपना कलात्मकता के ऊपर ध्यान देते रहे। तो एक कारण ये भी हम लिख सकते हैं। तो बस हो गया, बाकी इसमें तो ज़्यादा कुछ रह नहीं गया। तो आज आपका दोस्तों, ये एक मिनट हम ऊपर जाएँ थोड़ा सा। हाँ, तो ये रहा आज हमने क्या-क्या देखा। तो आज थोड़ा-सा 5 मिनट लगेगा, रिवाइज़ कर ले रहे। तो हम इसमें खंड 1 का हिंदी ऑप्शनल मेंस में पहला पॉइंट देख लिए, दूसरा पॉइंट देख, इसकी हम नोट्स सारा चीज़ जो है उसको सब चीज़ देख ली। तो आपका काम क्या है कि इन नोट्स को हूबहू उतार लो या फिर इसमें कुछ अपडेट करने के साथ आप देख सकते हो। इसमें ये रहे इसके क्या क्वेश्चन है, ये हमने देखा क्वेश्चन, मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हिंदी भाषा का इतिहास, कि ये मतलब कितने भागों में था, कि प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन, आधुनिक भारत की, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे थे। फिर हमने अवहट, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में देखा कि हमने इसकी पहले प्रस्तावना, फिर साहित्यिक स्रोत, फिर जो विवाद था, तो ये सब चीज़। फिर हमने अंतर देखे, ध्वनियों में अंतर, जैसे इसको देखे पहले पूरा। फिर हम व्याकरणगत अंतर देखे, फिर शब्दकोशी विशेषताएं हमने देखा। अब उसके बाद हम अपभ्रंश के प्रमुख भेद के ऊपर प्रकाश डाले। फिर अपभ्रंश अवहट्ट का योगदान जो था हमने उसको पूरा देखा। हाँ, तो ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। फिर हमने तुलनात्मक रूप से ब्रज भाषा और अवधी भाषा के जो मध्यकालीन में था उनका पूरा देख लिया। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा 1 और ये प्लस 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें कितने, 11 पॉइंट। अब जो अगली वीडियो इसकी आएगी तो उसमें हम पॉइंट 3 प्लस पॉइंट 4 इन दोनों का कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, मैं सिर्फ दोस्तों इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें हम सिर्फ मेंस का ही देखेंगे, मेंस का, यूपीएससी मेंस और पीसीएस जो मेंस है बस हो। क्योंकि देखिए मैं यूट्यूब चैनल में अभी तक इतने यूट्यूब चैनल देखा, मेरे को भी जब पढ़ाई करनी थी तो मैंने भी बहुत सी देखा, पर उसमें सही तरीके से मेंस कोई पढ़ाता नहीं है। मेंस में क्या करता है कि कोई एक चीज़ पढ़ाएगा, एक क्लास लेगा, उसके बाद उसकी क्लास ही नहीं आती। तो मतलब उससे मतलब पैसे कमाने के लिए होता है कि हमारी कोचिंग का प्रचार हो जाए, मेन चीज़ ऐसा होता है। तो मैं इस सब चीज़ों से बचने के लिए आप सभी के पास आया हूँ कि मतलब मैं कोई भी चीज़ उठाऊँगा पूरा करूँगा। जैसे मैं मेंस में अब उठाऊँगा जीएस 1, तो जीएस 1 में पहले मैं क्या करूँगा, आर्ट एंड कल्चर, उसकी मैं आपको अपनी नोट्स जो मेंस की बनाया हूँ उसमें एक-एक चीज़ समझाता हुआ कैसे आंसर राइटिंग करनी है, वो सारा चीज़ बताता चला जाऊँगा। जैसे इसमें भी आंसर राइटिंग के लिए हमने बताया कि पहले पहले प्रस्तावना लिखनी, फिर कैसे क्या, लेकिन जो हमारा फॉर्मेट है वैसे। उसके बाद हम फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी इतना रूप नहीं है। फिर हम ज्योग्राफी, तो मैं सारा चीज़ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँगा। इसमें पीटी का तो रहेगा थोड़ा बहुत जो रहेगा, पर हम ज़्यादातर अपना मेंस का इसमें रखते चलेंगे कि मेंस में दिक्कत ना हो। तो बाकी आज के लिए तो इतना ही, और आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थोड़ा-सा मैं राइटिंग में सुधार करूँगा। हाँ, मेरे को थोड़ा किसी ने बोला तो मैं वो चीज़ थोड़ा ध्यान दूँगा। जैसे पहला पॉइंट मैं थोड़ा राइटिंग के लिए इसमें थोड़ा-सा ध्यान दूँगा, और दूसरा चीज़ मैं जो आपको समझाता हूँ, बोलता हूँ, तो इसमें वॉइस प्रॉब्लम थोड़ा-सा आती है क्योंकि मैंने अभी माइक मेरे से अच्छे से यूज़ करते नहीं बन रहा, तो माइक बीच-बीच में थोड़ा-सा रुक जा रहा है। तो सही तरीके से तो मैं उसको समझाऊँगा। तो मतलब उसको भी
टेक्निकल है ये, थोड़ा मैं इसको सुधार लूँगा। तो ये हो जाएगा। और तीसरा जो रहेगा तो कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा-सा मुझे समझाने में टाइम लगेगा। अभी मैं यूट्यूब में पहली बार पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाना भी स्टार्ट किया हूँ, मतलब समझाना किसी को मैं पहली बार स्टार्ट किया हूँ। तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको समझ में ना आए, आप एक बार दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। पर मैं एक चीज़ 100% दावे के साथ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप मेरी नोट्स देख लोगे ना, तो फिर आपको किसी भी कोचिंग, जो आप कोचिंग में देखते हैं 400-400, 500-500, एक मतलब ये जो सिर्फ़ 2 टॉपिक के लिए मैं देखा हूँ कि 60-60, 70-70 पेज की नोट्स हैं। तो इसमें सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12-13 पेज, 20 पेज में आपको ये सब चीज़ कंप्लीट है। शॉर्ट नोट्स टाइप का आप देख सकते हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए, और सब बढ़िया। थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को दिखाएँ जो मेंस की तैयारी करते हैं। हाँ, जो पढ़ते हैं तो उनको दिखाएँ, उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी खुश रहें। बाय।